हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलजीआर स्टडी। एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से है। आपसे पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्यकाल में। जब हम लोग लेक्चर वाला क्लास देख रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र के लिए एक ऐसा समय आया था दोस्तों कि उस समय पाटलिपुत्र का थोड़ा भी विकास हुआ ही नहीं, ठीक है। पूर्ण रूप से विकास कार्य ठप रहा, जिसके कारण पाटलिपुत्र पतन की ओर बढ़ने लगा, ठीक है। पतन मतलब पूर्ण रूप से गर्त में चला जा रहा था। और वो जो टाइम पीरियड था दोस्तों, वो 1000 वर्षों का था, ठीक है। तो 1000 वर्षों तक पाटलिपुत्र में थोड़ा भी विकास का कार्य नहीं हुआ, जिसके कारण वो पतन की ओर बढ़ने लगा। तो उसी पतन शब्द से क्या हुआ, पटना शब्द निर्गत हुआ। और उसी समय पाटलिपुत्र का जो नाम है पटना के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका था। कौन से काल में? मध्यकाल में, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं। और 2 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पटना का पुराना नाम क्या है। पटना का जो पुराना नाम है, वैसे पटना का 3-4 पुराना नाम है, जैसे पुष्पपुर हो गया, कुसुमपुर हो गया, पाटलीग्राम हो गया, ठीक है, पाटलिपुत्र हो गया। तो ये सब पटना का पुराना नाम ही है। तो इसमें ऑप्शन में आपको देखना है कि वो सब है कि नहीं। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन में सिर्फ पुष्पपुर दिखाई दे रहा है, बाकी सब पटना साहिब है, पटना है, पर्वतपुर है, ये सब बाद का बात है, ठीक है। तो पटना का जो प्राचीन नाम है, पुराना नाम है, वो क्या है? पुष्पपुर। यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। और तीसरा प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा। वही जीर्ण शीर्ण मतलब वैसा काल जिसमें विकास का कार्य थोड़ा भी ना हुआ, ठीक है। वैसा काल जिसमें विकास का कार्य बिल्कुल ठप पड़ गया हो, ठीक है। तो वो मध्यकाल में ऐसा कितने वर्षों का काल था? तो पीछे भी हमने आपको बताया कि वो 1000 वर्षों का काल था, ठीक है। 1000 वर्ष तक मध्यकाल में पटना के लिए 1000 वर्षों तक एक ऐसा समय था जिसमें विकास का कार्य बिल्कुल भी नहीं हुआ और पटना क्या है, पूर्ण रूप से जीर्ण शीर्ण रहा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न जो है दोस्तों 4 नंबर प्रश्न, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है। ये तो बिल्कुल आसान है, आप लोग को याद ही होगा। देखिए, प्रश्न जो होते हैं वो बिल्कुल आसान पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके लिए सिर्फ आपको थोड़ा सा, जब लेक्चर वाला वीडियो आता है उसको ध्यान से देखना होता है। और लेक्चर वाले वीडियो में जब मैं लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ बताता हूँ, उसको यदि आप ध्यान से देख लेते हैं तो वो जो कहानी है दोस्तों, कहानी आपके दिमाग में क्या हो जाता है, छप जाता है। और उसी कहानी से हिंदी में जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो क्या होगा, जाहिर सी बात है वो आपको आसान दिखेगा। अब देखिए, इसको हमने बताया हुआ है उस लेक्चर वाले वीडियो में। जिन लोगों ने भी वहाँ पे क्या किया होगा, लेक्चर वाला वीडियो देखा होगा, उसके लिए ये बिल्कुल आसान दिख रहा होगा, ठीक है। और वही जो नहीं देखा होगा, पहली बार आके यहाँ पे देख रहा होगा, तो क्या लग रहा होगा कि भाई कि कैसा कैसा प्रश्न आ रहा है, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो वो होगा गंगा, ठीक है। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 5 नंबर प्रश्न में आप यहाँ पे देखिए, 5 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे। पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? महावीर, दशरथ, भगवान बुद्ध या अकबर, ठीक है। तो आपको बता दें, पाटलिपुत्र जब पाटलीग्राम हुआ करता था उस समय भगवान बुद्ध वहाँ पे बार बार आते जाते रहते थे। और उन्होंने एक भविष्यवाणी भी की थी और कहा था कि ये जो पाटलीग्राम है, भविष्य में यह महानगर बनेगा, लेकिन जल, आग और कलह से क्या होगा, हमेशा ग्रसित रहेगा। ये चीज़ें उन्होंने उस समय में कहा था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भगवान बुद्ध हो जाएगा, ठीक है। पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? भगवान बुद्ध आए थे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न आप यहाँ पे देखिए। 6ठे नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटना नगर की पालिका देवी जो है वो पटन देवी है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि घटना किस नदी के किनारे, ओहो घटना नहीं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो यहाँ पे है 8 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि पटना में कुमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था। पटना में जो कुमोदी महोत्सव है कब मनाया जाता था? गुप्त वंश के शासनकाल में, या मुगल शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, या अंग्रेजों के शासनकाल में? जो लोग लेक्चर वाले वीडियो देखे होंगे
वहाँ पे हमने बताया है कि पटना में कुमोदी महोत्सव है दोस्तों, वो गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था और शरद ऋतु में। कौन सी ऋतु में? शरद ऋतु में, ठीक है। चाहे आपसे पूछे कि किस वंश के शासनकाल में मनाया जाता था या फिर पूछे कि किस ऋतु में मनाया जाता था, तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। तो किसके शासनकाल में? गुप्त वंश के शासनकाल में। किस ऋतु में? तो शरद ऋतु में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज जो विदेशी यात्री थे वो किसके समय में पटना आए थे? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है और 10 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? यहाँ पे पटना का 4 नाम दिया गया है, इसमें से आपको चयन करना है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका जो पुस्तक है उसके आधार पर कौन सा नाम है। तो आपको बता दें इसका सी ऑप्शन जो पाटलिपुत्र है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र, देखिए पाटल शब्द से ही पाटलिपुत्र बना है, ठीक है। पाटल मतलब गुलाब, ठीक है। पाटल मतलब गुलाब और उसी पाटल शब्द से क्या बना है? पाटलिपुत्र बना है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? अब इसका हम नहीं बताएंगे, ठीक है। सब लोग जल्दी से कॉमेंट में लिखेगा क्या है। बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कुमोदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? कुमोदी महोत्सव जो है उस समय हुआ करती थी गुप्त वंश के शासनकाल में, मध्यकाल में। अभी जो है वो किस अवसर पे दिखाई पड़ती है, ठीक है। कुमोदी महोत्सव जैसा माहौल किस अवसर पे दिखाई पड़ती है? तो वो हो जाएगा दुर्गा पूजा। किसके अवसर पर? दुर्गा पूजा के अवसर पर दिखाई पड़ती है। थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है तो उसको आप नज़रअंदाज करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस नदी पर गांधी सेतु मार्ग बना है? आप बताइए किस नदी पर गांधी सेतु मार्ग बना है? तो गंगा नदी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न और 14 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो आपको बता दें दोस्तों कि योग सूत्र के जो रचनाकार है पतंजलि है। क्या है? पतंजलि साहब है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि शरत काल में कौन सा महोत्सव होता था? तो शरत काल में कौन सा महोत्सव होता था? इससे पहले भी हमने आपको बताया है कि कुमोदी महोत्सव है वो शरत काल में होता है, यानी कि शरद ऋतु में, ठीक है। तो कुमोदी महोत्सव किस वंश के शासनकाल में? तो गुप्त वंश के शासनकाल में। ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न में देखिए पूछा जा रहा है कि कुमोदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? देखिए प्रश्न आ ही गया, तो इसका आंसर क्या होगा? गुप्त वंश हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे देखिए व्याकरण के रचनाकार कौन है? जो भी लोग लेक्चर वाले वीडियो को देखे होंगे उसको एकदम बिल्कुल आसानी से समझ आ रहा होगा, प्रश्न भी काफ़ी आसान लग रहा होगा। और यदि नहीं देखे होंगे तो उसको थोड़ा सा ये लग रहा होगा, तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद उस लेक्चर वाले वीडियो को भी देख लीजिएगा, ताकि क्या हो, आप कहानी का हिंदी अर्थ समझ पाए। और हिंदी अर्थ समझ जाने के बाद यहाँ पे आप देखिए कि सब का सब प्रश्न यहाँ पे हिंदी में पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है। तो प्रश्न आपसे हिंदी में ही पूछा जाना है। तो बेकार का ना संस्कृत से आप लोग डरते हैं जी, डरना नहीं है बिल्कुल। क्या करना है, आराम आराम से पढ़ना है। जैसा हम आपको पढ़ाते चलते वैसे वैसे करते चलिए, आसानी से आप क्या कर पाएंगे, अच्छा मार्क संस्कृत में ला सकते हैं। और यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि व्याकरण के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो आपको बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाणिनि, ठीक है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कुछ विद्वानों का नाम हमने आपको बताया था कि पाणिनि, पिंगल, बररुचि, पतंजलि। तो इन लोगों ने जो पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है, तो उसके विषय में थोड़ा सा आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। तो पाणिनि साहब ने व्याकरण की पुस्तकें लिखी हैं, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो पाणिनि हो जाएगा, ठीक है। यानी कि व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े और 18 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि पटन देवी कहाँ अवस्थित है? यानी कि पटन देवी जो है वो कहाँ पे अवस्थित है? वैशाली में है, राजगीर में है, नालंदा में है या पटना में है? तो पटन देवी कहाँ पे है? पटना में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर यदि हम लोग बढ़ें तो 19 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि एशिया महादेश का लंबा सेतु या लंबा पुल कहाँ है, ठीक है। आपको हमने वहाँ पे दोस्तों लेक्चर वाले वीडियो में बताया था कि गांधी सेतु जो है वो एशिया महादेश का सबसे दीर्घतम सेतु है, यानी कि सबसे लंबा सेतु है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना। गांधी सेतु कहाँ है? पटना में। तो एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु कहाँ हो जाएगा? पटना में, ठीक है। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गोलघर कहाँ है? अब इससे भी आसान प्रश्न पूछा जाएगा? नहीं। कितना आसान प्रश्न है, गोलघर कहाँ है? पटना में।
और आप यकीन मानिए ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। जो आसान आसान प्रश्न होते हैं वो सब बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गोलघर कहाँ है? पटना में है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग प्रस्थान करें और देखें तो अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? किसका? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी पटना में हुआ था। आपको बता दें गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु हैं। ठीक है, सिख धर्म के 10वें गुरु हैं और उनका जन्म पटना में हुआ था। उनके जन्म स्थान पर अभी पटना का गुरुद्वारा जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध, देश विदेश से लोग गुरुद्वारा देखने के लिए आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो आपको पीछे ही हमने बताया है कौन से गुरु थे, 10वें गुरु थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न और 23 नंबर प्रश्न में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी सेतु कहाँ है? कितना सिंपल सिंपल प्रश्न है। ठीक है ना, गांधी सेतु कहाँ है? पाटलिपुत्र में है। ठीक है, पाटलिपुत्र यानी कि पटना में है। तो गांधी सेतु पटना में। देखिए आसान आसान सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, लेकिन आसान प्रश्न भी आप तभी बना पाएंगे जब पढ़े रहेंगे। ठीक है, अब पढ़े ही नहीं रहिएगा तो जो पढ़ा ही नहीं उसके लिए आसान क्या भारी क्या। ठीक है, तो जो पढ़े रहेगा उसी को आसान लगेगा, जो नहीं पढ़ा रहेगा भाई उसको भारी लगेगा ही। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न की ओर यदि हम लोग बढ़े तो 24 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कुटनीमतम काव्य के कवि कौन है? अब जो नहीं पढ़ा रहेगा पाटलिपुत्र पाठ वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। लेकिन ये सिंपल सा है कि कुटनीमतम काव्य के कवि कौन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त साहब ने कुटनीमतम नामक काव्य की रचना की है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े। 25 नंबर प्रश्न में आप देखिए कि यूनान का राजदूत कौन था? जैसा कि हमने देखा था वहाँ बहुत सारे विदेशी जो भी थे वो पाटलिपुत्र में भ्रमण के लिए आए हुए थे। तो यूनान से जो राजदूत आए थे उनका नाम क्या है, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था जो पाटलिपुत्र भ्रमण के लिए आया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर नाम के जो कवि है उनकी रचना की बात करें दोस्तों आपका यहाँ पे, तो राजशेखर की रचना कौन सी हो जाएगी? आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी से, ये प्रश्न बार बार पूछा भी जाता है। ठीक है, 2018 में भी ये प्रश्न आपसे पूछा था कि राजशेखर की रचना कौन सी है। तो आपको बता दें दोस्तों कि राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा क्या है? तो काव्य मीमांसा के लेखक कौन हो गए? राजशेखर हो गए। और वहीं आपको 24 नंबर प्रश्न में हमने बताया था कि कुटनीमतम काव्य के लेखक कौन थे, तो दामोदर गुप्त। ये पुस्तक और उनके लेखक वाले प्रश्न जो है वो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 27 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े और 27 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कुमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कुमोदी महोत्सव जो है दोस्तों वो शरद ऋतु में मनाया जाता था। कुमोदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। किस वंश के काल में मनाया जाता था, मतलब किस शासक वंश के काल में? तो गुप्त वंश के काल में। ठीक है, गुप्त वंश के काल में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े तो अगला प्रश्न जो यहाँ पे है, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन हो जाएंगे? राजशेखर साहब हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो यहाँ पे देखिए प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र जो था दोस्तों वो था पाटलिपुत्र में। कहाँ था? पाटलिपुत्र में था। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 30 नंबर प्रश्न में आप देखिए पूछा जा रहा है कि किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दें कि गुप्त काल का जो शासन काल था वो काफ़ी अच्छा रहा, उत्कर्ष रहा। ठीक है, यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? तो विद्वानों ने पाटलिपुत्र को क्या कहा है? पृथ्वी का तिलक कहा है, चंदन। ठीक है, पृथ्वी का तिलक कहा है। आपको बता दें कि इसी चैप्टर में पाटलिपुत्र में ही पटना का तुलना इंद्रलोक से भी किया गया। ठीक है, तो आगे के प्रश्न में आप ये भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे आगे के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि इंद्रलोक किस नगर के समान हो गया है? इंद्रलोक किस नगर के समान हो गया है? तो पाटलिपुत्र के। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े 33 नंबर में देखिए पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? उस टाइम पटना का नाम क्या था जिस टाइम भगवान बुद्ध जो है वो बार बार पाटलिपुत्र जाया करते थे? तो आपको बता दें उस समय पटना का नाम पाटलीग्राम था। क्या था? पाटलीग्राम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महान नगर बनेगा कहा था? भगवान बुद्ध जब पाटलीग्राम बार बार जाया करते थे तो उन्होंने कहा था कि यह जो पाटलीग्राम है वो भविष्य में क्या होगा? महानगर बनेगा। तो किस नगर को महानगर बनने की बात उन्होंने कही थी? तो पाटलिपुत्र को। ठीक है, किसको? पाटलिपुत्र को। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगृह यानी कि विद्या का जो केंद्र है दोस्तों वो पाटलिपुत्र था।
तो चलिए, इस तरह से आज हम लोगों का ऑब्जेक्टिव का जो सेशन था वो समाप्त हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे सब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर। सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें दोस्तों कि जितना भी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कराया है, यदि आप इसका टेस्ट देना चाहते हैं तो एलजीआर स्टडी ऐप पे जाकर के टेस्ट वाले सेक्शन में देखकर वहाँ पे जाकर के टेस्ट दे के देख सकते हैं कि आपको कितना याद है, कितना आप सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं, वो सभी कुछ वहाँ पे आपका रिजल्ट दिखाएगा। तो आप लोग वहाँ पे जाके एक बार टेस्ट जरूर देंगे, ठीक है। अब चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे पाटलिपुत्र वैभवम से जो पहला प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, वो क्या है देखिए कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के आधार पर पटना के वैभव का संक्षिप्त वर्णन करें अथवा दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र के वैभव को बताए, ठीक है। ये प्रश्न जो है दोस्तों कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के आधार पर पटना के वैभव का संक्षिप्त वर्णन करें, बार बार पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे शामिल किया है, ठीक है। तो ये प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे? आप लिखेंगे कि अपनी समृद्ध स्थिति के लिए पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है। यानी कि समृद्ध स्थिति यानी कि सुखी संपन्न नगर रहा है पाटलिपुत्र, ठीक है। काफ़ी विकास के मामले में भी, शिक्षा के मामले में, उद्योग के मामले में या फिर राजनीति के मामले में, सभी क्षेत्र में क्या रहा है ये काफ़ी प्रसिद्ध रहा है प्राचीन काल से ही, ठीक है। आगे फिर आपको लिखना है, दामोदर गुप्त ने अपनी रचना कूटनीमता नामक काव्य में कहा है कि पाटलिपुत्र क्या है? पृथ्वी का तिलक, विद्वानों का घर तथा स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। यह किसने कहा है? दामोदर गुप्त साहब ने कहा है, ठीक है। यह नगर सम्राट अशोक के समय अत्यंत समृद्ध था। इतना यदि आप लिख देते हैं सिर्फ पाटलिपुत्र के बारे में, तो वहाँ पे नंबर काटने की थोड़ी सी भी गुंजाइश बचती ही नहीं है। आपका जो भी होगा फुल मार्क दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार क्या करेंगे, थोड़ा गौर से देख लेंगे और पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए इसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न जो है बार बार पूछा भी जाता है, वो कुछ इस प्रकार से है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के आधार पर यहाँ स्थित दर्शनीय स्थलों पर प्रकाश डाले। जब हम लोग लेक्चर वाला वीडियो देख रहे थे तो लास्ट पैराग्राफ था, उसमें इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया गया था कि अभी वर्तमान में पाटलिपुत्र में क्या है जिसे लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, ठीक है। कौन कौन सा दर्शनीय स्थल है, तो इसके बारे में आपको क्या करना है, थोड़ा सा लिख देना है। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद ही होगा, लेकिन यदि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि गंगा नदी के पावन तट पर बसा पटना अपने दर्शनीय स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसे देखने विदेशी पर्यटक भी सालों भर आते रहते हैं। गंगा नदी के एक पावन तट पर बसा हुआ पटना अपने दर्शनीय स्थलों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इसे देखने के लिए विदेशी पर्यटक सालों भर आते रहते हैं। सालों भर जो आते रहते हैं, तो अब आपको करना है कुछ प्रमुख जो वहाँ पे दर्शनीय स्थल है उसका भी क्या करना है, नाम यहाँ पे दर्शा देना है। तो प्रमुख दर्शनीय स्थल में आपको लिखना है संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृह यानी कि गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यानम, चिड़ियाघर, ठीक है, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा। साथ ही पटना में गंगा नदी पर बना गांधी सेतु एशिया प्रसिद्ध सेतु है। उक्त दर्शनीय स्थल ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। ये जितने भी दर्शनीय स्थल है उसका अपना सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्या है, महत्व है। तो क्या करना है, इतना आपको लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपका आंसर पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड हो जाता है, काफ़ी अच्छा आपका आंसर बन जाता है, ठीक है। आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और ये प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, अत्यंत उत्कृष्ट थी, काफ़ी मतलब अच्छा थी। इस प्रकार रक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया था कि कोई आक्रांता रक्षा व्यवस्था को तोड़ नहीं पाता। कोई भी आक्रांत मतलब आक्रमणकारी, ठीक है, वो रक्षा व्यवस्था को तोड़ नहीं पाता। इस बात का उल्लेख यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में किया है। चलिए, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़े। 4 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आए भी, ठीक है। तो आएगा तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है कि राजशेखर ने पाटलिपुत्र के संबंध में क्या कहा है, अथवा प्राचीन काल में पटना को शिक्षा का केंद्र क्यों कहा गया है। राजशेखर ने ही बताया है अपने पुस्तक काव्य मीमांसा में कि प्राचीन काल में पटना को शिक्षा का केंद्र क्यों कहा गया, ठीक है। तो ये प्रश्न यदि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे कि लक्षण ग्रंथ काव्य मीमांसा के रचयिता राजशेखर ने पटना का सादर स्मरण करते हुए लिखा है कि व्याढ़ी, पाणिनि, पिंगल, वररुचि, पतंजलि आदि विद्वानों ने यहाँ अध्ययन कर प्रसिद्धि प्राप्त की है, ठीक है। यानी कि ये जो भी थे कि व्याढ़ी, पाणिनि, पिंगल, पतंजलि, वररुचि, ये सब पटना में ही अध्ययन करके क्या किया, प्रसिद्धि प्राप्त किया। पटना इन लोगों के लिए भी कसौटी पत्थर के समान रहा। राजशेखर के अनुसार इस प्रकार की सारत्व परंपरा यहाँ काफ़ी दिनों तक चलती रही। यानी कि राजशेखर का कहना है कि ये लोग क्या किए, पाणिनि, पिंगल, पतंजलि, वररुचि, व्याधि वगैरह ये सब
यहीं पे रह करके पटना में क्या किया, शिक्षा ग्रहण की और काफ़ी प्रसिद्धि पाई। और इतने ही लोग नहीं, ये काफ़ी समय तक ऐसा व्यवस्था चलता रहा, बहुत सारे लोग आए जो यहाँ पे अध्ययन प्राप्त करके और प्रसिद्धि पाई है। ठीक है, ये काफ़ी दिनों तक चलती रही। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। ठीक है, कि प्राचीन काल में कौन सा विदेशी यात्री पटना आए थे। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में तो किसी एक में टिक करना होता है, लेकिन सब्जेक्टिव में जब आप लिख रहे होंगे तो आपके पुस्तक में जितने यात्री का चर्चा किया गया है उन सभी का नाम क्या करना होगा, यहाँ पे आपको शामिल करना होगा। तो प्राचीन काल में कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, तो आप लिखेंगे कि विदेशी यात्रियों में प्रमुख मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग आदि आए। ठीक है, तो प्राचीन काल में मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग इत्यादि पाटलिपुत्र आए थे। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न में, और 6 नंबर जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है कि भगवान बुद्ध पटना के संबंध में क्या भविष्यवाणी की थी। भगवान बुद्ध जो थे वो पाटलिपुत्र के संबंध में उन्होंने क्या भविष्यवाणी किया था। जैसा आपको पता ही कि भगवान बुद्ध जब पटना का नाम पाटलीग्राम हुआ करता था वो बार बार वहाँ पे जाया करते थे, और उन्होंने भविष्यवाणी क्या किया था, इसको आपको लिखना है। आप लिखेंगे कि भगवान बुद्ध का पटना आना कई बार हुआ, यानी कि भगवान बुद्ध कई बार पटना आए और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पाटली नामक ग्राम जो है ये वो महानगर बनेगा, किंतु कलह, अगलगी, बाढ़ के भय से सदा पीड़ित रहेगा। तो बहुत पहले उन्होंने इस प्रकार की पटना के बारे में इस प्रकार की भविष्यवाणी की थी। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के अन्य नाम क्या क्या है। तो जब प्राचीन ग्रंथ की बात हो रही है तो हमने जब वहाँ पे पढ़ाया था तो आपको बताया था कि पाटलिपुत्र का जो पुराना नाम है दोस्तों वो पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलीग्राम ये सब है। ठीक है, तो प्राचीन ग्रंथों में पटना का अन्य नाम क्या क्या है, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के अन्य नाम पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर इत्यादि हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा अंक मिलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े, और यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न में आप देखिए कि सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न एकदम से भी आया है। ठीक है, आपको बता दें कि ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है और ये एक लॉजिकल प्रश्न है। यहाँ पे देखिए कि सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। सिख संप्रदाय आप जानते ही हैं कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म स्थान है पटना, और उन्हीं के जन्म स्थान पे अभी क्या है गुरुद्वारा का संचालन हो रहा है। तो इसी वजह से पाटलिपुत्र जो है वो सिख संप्रदाय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब आपको लिखना होगा तो आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि सिख संप्रदाय की दृष्टि से पटना एक पूजनीय स्थल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो लिखेंगे आप कि सिख संप्रदाय की दृष्टि से पटना एक पूजनीय स्थल है, क्योंकि यहाँ सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यह स्थान गुरुद्वारा के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ देश विदेश से सिख तथा अन्य धर्म के तीर्थयात्री गुरुद्वारा का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। यानी कि पटना जो है वो सिख संप्रदाय के लिए क्या है, एक पूजनीय स्थल है। यहाँ पे उनके 10वें गुरु जो गोविंद सिंह थे उनका जन्म स्थान है। उनके जन्म स्थान पे अभी गुरुद्वारा है। ठीक है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। वहाँ पे सिख संप्रदाय के लोग तो आते ही आते हैं। ठीक है, दूसरे धर्म के भी लोग आते हैं और उस गुरुद्वारा का दर्शन करके वो खुद को धन्य मानते हैं। ठीक है, खुद को धन्य मानते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो है दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि पटना के प्राचीन उत्सवों को बताएं। ठीक है, पटना का प्राचीन उत्सव, यहाँ पे आपके चैप्टर में एक ही उत्सव का चर्चा किया गया है, वो है कुमौदी महोत्सव। ठीक है, तो कुमौदी महोत्सव के बारे में आपको थोड़ा सा क्या करना है, चर्चा कर देना है कि वो किस समय मनाया जाता था, उस समय किस वंश का शासनकाल था, किस ऋतु में मनाया जाता था। ठीक है, और आज का कौन सा ऐसा पर्व है जो उस समय के पर्व से मैच करता है। तो ये सारी चीज़ तो हमने आपको बताया ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको लिखना हो तो आप इस प्रकार से लिखेंगे कि पाटलिपुत्र में गुप्त वंश के शासनकाल में शरद ऋतु में, पाटलिपुत्र में गुप्त वंश के शासनकाल में शरद ऋतु में कुमौदी महोत्सव नामक महोत्सव काफ़ी उत्साह एवं धूमधाम के साथ मनाया जाता था। ठीक है, आजकल दुर्गा पूजा के समय में जो स्थिति समाज में रहती है, ठीक उसी प्रकार की स्थिति कुमौदी महोत्सव के समय होती थी। ठीक है, इतना आप लिख देंगे तो आपका पूरा का पूरा अंक मिलेगा। और दोस्तों इसी के साथ आज का जो यह वीडियो है समाप्त हो गया। आपको बता दें कि आज मेरे द्वारा जितना भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कराया गया है उतने को यदि आप आत्मसात कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, तो इसके बाद पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से आने वाला एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना होगा, इसको आत्मसात करके रखना होगा, अपने अंदर पचा करके रखना होगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो। जितना हमने बताया है वहीं से पूछा जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही। आपको बता दें दोस्तों कि अभी तक आपने यदि एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये जो भी आप पढ़े हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो या सब्जेक्टिव प्रश्न हो, वो आपको वहाँ पे ऐप पे क्या होगा उसका पीडीएफ फॉर्म में हम डाल देंगे, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और एलजीआर स्टडी देखते रहिए।